हेलो फ्रेंड्स। चलिए हम लोग आज करेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और इसमें हम करेंगे आज इंडियन एएस 2 जो कि है इन्वेंट्रीज़ का। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं इसको किस तरीके से करेंगे। हम लोग इसको करेंगे स्टडी मटेरियल से और कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसको अच्छे से करेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं स्टडी मटेरियल में वो करेंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्टडी मैट अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद ही अगर टाइम बचता है तो कुछ और करेंगे, लेकिन स्टडी मैट फर्स्ट सबसे पहले स्टडी मैट होना चाहिए अच्छे से। तो चलिए हम इस पे क्या करेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट अच्छे से करेंगे। जो फालतू की चीज़ें लिखी हुई है वो नहीं करनी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन्वेंटरीज़ का डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगा, इन्वेंटरीज हम बोलेंगे किसे। तो देखिए इन्वेंटरीज क्या होगा, होल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो कि सेल के लिए हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रखते हैं। जैसे ये क्या हो गया, एग्जांपल के लिए हम क्या ले सकते हैं, जैसे फिनिश्ड गुड्स है। जैसे हम कार का प्रोडक्शन करते हैं तो कार हमारे लिए क्या हो गया, होल्ड फॉर सेल फॉर द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो कि बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। मैन्युफैक्चरिंग कार की कंप्लीट हो चुकी है, वो अब सेल करने के लिए रखा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, फिनिश्ड गुड्स आएगा। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच सेल, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, इसमें क्या आएगा, प्रोसेस में जो है कि मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कार है तो कार बनने की प्रोसेस में है, तो इस केस में क्या आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, जो कि WIP है। तो जैसे कार कोई बन रहा है, आधा बना हुआ है तो वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, तो ये WIP हो जाएगा। और फिर थर्ड में क्या आएगा, इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स एंड सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। कोई अगर सर्विसेज दे रहे हैं या कार की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसमें जो मटेरियल्स लगेंगे, कंज्यूमेबल्स लगेंगे, वो सब क्या हो जाएंगे, हमारे लिए इन्वेंट्रीज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। तो क्या हो गया, इन्वेंट्रीज आर द एसेट्स। इन्वेंट्रीज क्या है, हमारे लिए एसेट्स है, हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो कि हेल्ड क्या हुआ है सेल के लिए, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फॉर्सेस सेल, और in the form of materials and supplies to be consumed in the production process in or in the rendering of services। तो क्या क्या हो गया, फिनिश्ड गुड्स हो गया, WIP हो गया, और रॉ मटेरियल हो गया। फिनिश्ड गुड्स, WIP, रॉ मटेरियल। या ऐसे भी आप सीरियल वाइज ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सबसे पहले क्या ज़रूरी है किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए। तो रॉ मटेरियल को हम फिर किस फॉर्म में लाएंगे, WIP के फॉर्म में लाएंगे। उसके बाद क्या होगा, WIP का क्या बन जाएगा, फिनिश्ड गुड्स बन जाएगा। सिंपल डेफिनेशन बस इन्वेंट्रीज का। ठीक है, बस इन्वेंट्रीज ये हमारा हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, देखिए हम इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एज पर द इंडियन एयर्स टू, इन्वेंट्रीज इंक्लूड्स मटेरियल्स एंड सप्लाईज awaiting use in the production process, whether packing material and publicity materials are covered by the terms materials and supplies awaiting use in the production process। तो इसमें क्या बोल रहा है कि पैकिंग मटेरियल। तो चलिए मैं पैकिंग मटेरियल से रिलेटेड आपको चीज़ें बताता हूँ। पैकिंग मटेरियल क्या होगा, हमारा इन्वेंट्रीज होगा या नहीं होगा। देखिए पैकिंग मटेरियल जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है कि जो कि हमारे प्रोडक्शन करने के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है पैकिंग मटेरियल, वो होता है। और दूसरा क्या होता है कि हम सेल के लिए कुछ पैकिंग करते हैं, स्पेसिफिक कुछ पैकिंग करते हैं, तो वो होता है। लेकिन जो हमारे की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है पैकिंग करना, वो क्या होगा, इन्वेंट्रीज़ के फॉर्म में आएगा, क्योंकि ये इन्वेंट्रीज़ को हेल्प कर रहा है प्रेजेंट फॉर्म में लाने के लिए। लेकिन जो सेल के लिए होगा, सेल के लिए पैकिंग करना होगा, वो क्या हो जाएगा, सेलिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा, वो हमारे इसमें इन्वेंट्रीज में नहीं आएगा। तो देखिए हम आंसर पढ़ते हैं। वाइल द प्राइमरी पैकिंग मटेरियल्स में बी इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ द टर्म्स मटेरियल्स एंड सप्लाईज अवेटिंग यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, बट द सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल, जो कि सेल्स वगैरह के लिए हो गया, एंड पब्लिसिटी मटेरियल्स कैन नॉट बी इंक्लूडेड एज दीज आर सेलिंग कॉस्ट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी excluded as per the AS2 for the purpose of primary packing material is only one which is in essential to bring the items of inventories to a sellable condition। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं
इसमें इन्वेंट्रीज़ का जो वैल्यूएशन होता है वो कैसे होता है, एनआरवी और कॉस्ट पे होता है। तो चलिए हम एनआरवी देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। एनआरवी क्या होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो कि हम किसी भी इन्वेंट्रीज़ को सेल करके मार्केट से ले सकते हैं। और उसमें से हम क्या लेस करेंगे, उसमें से लेस कर देंगे कि कोई अगर एक्सपेंस है, सेल करने के लिए कोई एक्सपेंस होना है तो वो हम लेस कर देंगे। कंप्लीट करने में अगर इन्वेंट्री को कोई एक्सपेंस और करना पड़ेगा तो वो हम लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एनआरवी। एनआरवी देखिए, एस्टिमेटेड क्या हो जाएगा, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस हो जाएगा इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जो एनआरवी के लिए, जो कि हम एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस हम मार्केट से इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ले सकते हैं, वो हो गया एनआरवी। उसमें से हम लेस क्या करेंगे, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। अगर कोई कंप्लीशन के लिए कुछ करना है, कि सब कुछ एस्टिमेटेड होगा इसमें, क्योंकि एनआरवी हम अभी पता कर रहे हैं, हम सेल करके नहीं देख रहे हैं, बस ये एनआरवी कितना होगा मार्केट में सेलिंग डेट में, ये हम पता कर रहे हैं। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन और अगर कुछ है तो उसको लेस कर देंगे। और क्या लेस करेंगे, कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल, सेल करने के लिए अगर कुछ नेसेसरी है, एक्सपेंसेस लगेगा तो वो लेस कर देंगे। तो क्या होगा, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस हो जाएगा, उसमें से लेस करेंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, उसमें से लेस करेंगे कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा, एनआरवी। और एनआरवी जो होता है, एनआरवी हम कैलकुलेट कब करते हैं, एनआरवी कैलकुलेट करते हैं डेट ऑफ सेल। डेट ऑफ सेल जो होता है उस डेट को कैलकुलेट करते हैं, ना कि डेट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, ठीक है। तो एनआरवी हम कब कब का देखेंगे, जबकि हम इन्वेंट्री को सेल करेंगे उस डेट का हम एनआरवी निकालेंगे, ना कि जबकि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हो रही है, ठीक है। एनआरवी वाला हो गया। और देखिए अब क्या है, मेज़रमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज़ क्या होता है, मेज़रमेंट कैसे करेंगे, कॉस्ट पे करेंगे और नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे हम मेज़र करेंगे इन्वेंट्रीज़ को। तो कॉस्ट पे मेज़रमेंट हम कब करेंगे, कॉस्ट देखिए इसमें भी एक चीज़ होता है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे अभी बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर मेज़रमेंट कर रहे हैं, अगर हम फिनिश्ड गुड्स का मेज़रमेंट कर रहे हैं, इन्वेंट्री अगर हमारा फिनिश्ड गुड्स के फॉर्म में है और डब्ल्यूआईपी के फॉर्म में है, तो उस केस में क्या होगा, लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, उसमें उसको वैल्यू कर देंगे। अगर कोई फिनिश्ड गुड्स है और डब्ल्यूआईपी है तो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ठीक है। लेकिन कोई रॉ मटेरियल को हम वैल्यू कर रहे हैं, रॉ मटेरियल भी इन्वेंट्री है हमारा, तो रॉ मटेरियल को अगर हम वैल्यू कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, अगर हम फिनिश्ड गुड्स सेल कर सकते हैं, फिनिश्ड गुड्स हम सेल कर सकते हैं कितने पे, कॉस्ट पे या कॉस्ट से ज़्यादा में, तो रॉ मटेरियल को हम कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। लेकिन फिनिश्ड गुड्स जब सेल हम कर नहीं कर सकते, कॉस्ट से कम में सेल कर सकते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल को हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे, ना कि कॉस्ट पे, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, अगर हम फिनिश्ड गुड्स को ही सेल नहीं कर सकते हैं, कॉस्ट ही रिकवर नहीं कर सकते हैं सेल करके फिनिश्ड गुड्स गुड्स का, तो रॉ मटेरियल को हम कैसे कॉस्ट पे कर सकते हैं, क्योंकि उसका जब फिनिश्ड गुड्स का ही हमारा कॉस्ट रिकवर नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली रॉ मटेरियल का भी कॉस्ट कम होगा, रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम होगा। अगर हम उसे कॉस्ट पे वैल्यू कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हायर वैल्यूएशन हो जाएगा। और वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा, इन्वेंट्री हमारा क्या आता है, क्रेडिट साइड में आता है, तो उस केस में क्या होगा, प्रॉफिट हमारा हमारा इन्फ्लेट हो जाएगा। तो कॉस्ट क्या करेंगे, तो उस केस में हम रियलाइजेबल वैल्यू पे इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे, यानी रियलाइजेबल वैल्यू पे रॉ मटेरियल को वैल्यू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री एट द कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, कॉस्ट में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, कॉस्ट ऑफ परचेज, ऑब्वियसली परचेज कॉस्ट आएगा, कन्वर्जन कॉस्ट आएगा, परचेज किया रॉ मटेरियल उसको अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं फिनिश्ड गुड्स में, तो कन्वर्जन कॉस्ट आएगा। अदर कॉस्ट टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, अदर कॉस्ट में मोस्टली यही आएगा जो कि इन्वेंट्री को हेल्प करता है प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में आने के लिए, ठीक है। तो 3 कॉस्ट हो गया इसमें, कॉस्ट ऑफ परचेज, कन्वर्जन कॉस्ट, अदर कॉस्ट टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या आता है, कॉस्ट ऑफ परचेज में आता है हमारा परचेज प्राइस हो गया, इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, अदर टैक्सेस, ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग चार्जेस हो गया, अदर कॉस्ट टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, लेस ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट्स एंड अदर सिमिलर आइटम्स। ट्रेड डिस्काउंट ऑलवेज क्या होगा, ये
हम लेस करेंगे परचेज़ प्राइस से, लेकिन कैश डिस्काउंट कभी भी लेस नहीं करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लेस करेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अब इलस्ट्रेशन 2। ABC Limited buys goods from the overseas supplier. It has recently taken delivery of 1000 units of component X. The quoted price of component X was 1200 per unit, but ABC Limited has negotiated a trade discount of 5% due to size of the order. ठीक है, 5% यहाँ पे क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। हम क्या ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं और प्राइस उसका क्या है, एक्स का 1200 रुपये पर यूनिट है। अब 1200 रुपये पर यूनिट में हमारा 5% क्या होगा, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट होगा। तो परचेज प्राइस हो गया 1200 रुपये पर यूनिट, 5% इसमें ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे। द सप्लायर ऑफर्स एन अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन पेमेंट विद इन 30 days एंड ABC लिमिटेड इंटेंड्स टू अचीव इट। अब 2% यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कैश डिस्काउंट हो गया। हम इसको पहले दे रहे हैं, जितना भी ड्यू डेट है उसके पहले अगर हम पेमेंट कर दे रहे हैं तो 2% का हमारा डिस्काउंट हो गया। तो कैश डिस्काउंट यहाँ पे इसको कंसिडर ही नहीं करना है। ठीक है, इम्पोर्ट ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी 60 रुपये per unit must be paid before the goods are released through custom. Once the goods are released through the custom, ABC Limited must pay delivery cost of 5000 rupees to have component taken to its warehouse. अब 5000 रुपीज़ क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया। तो ये भी ये भी ऐड कर देंगे और 60 रुपये कस्टम ड्यूटी भी ऐड कर देंगे। अगर क्योंकि इसका मुझे रिफ़ंड नहीं मिल रहा है, कुछ यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो अज्यूम करेंगे कि रिफ़ंड नहीं मिल रहा है। तो क्या हो गया, 1200 रुपये हो गया, उसमें लेस करेंगे 5% ट्रेड डिस्काउंट, ऐड क्या करेंगे 60 रुपये और 5000 रुपये। ठीक है, परचेस प्राइस 1000 यूनिट का 1200 का 95% ये हो गया। इम्पोर्ट ड्यूटी 60,000 यूनिट है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। डिलीवरी कॉस्ट 5000 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या हो गया, इतना हो गया। द इंटेंशन टू टेक सेटलमेंट डिस्काउंट आर इररिलेवेंट। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, हम 3 कॉस्ट हमने देखा था, क्या था, परचेज प्राइस, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर कॉस्ट टू विच हेल्प्स द इन्वेंट्री टू ब्रिंग प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। कॉस्ट ऑफ परचेज कॉस्ट हम देख लिए। अब क्या होगा यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, अदर डायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड, फिक्स्ड एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। ये आगे और भी डिटेल में दिया हुआ है, वहाँ से हम और पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड का यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से ध्यान देके ये सुनिएगा कि फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड को कैसे हम लोग इन्वेंट्री में ऐड करेंगे, लेस करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, देखते हैं। प्लूटो लिमिटेड हैज़ अ प्लांट विच नॉर्मल कैपेसिटी कितना है उसका, 5 लाख यूनिट्स है, और यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पर एनम कितना है, एक्सपेक्टेड टू फिक्स्ड ओवरहेड कितना है, 15 लाख रुपए है। देखिए 5 लाख यूनिट कितनी है, 5 लाख यूनिट हम नॉर्मल कैपेसिटी में से प्रोड्यूस कर सकते हैं, और फिक्स्ड ओवरहेड कितना है, 15 लाख है। तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया, 3 रुपये पर यूनिट हमारा फिक्स्ड ओवरहेड है। अब केस 1 में देखते हैं क्या है। एक्चुअल प्रोडक्शन अगर हम 5 लाख यूनिट का ही करते हैं तो उस केस में क्या होगा, हमारा फिक्स्ड ओवरहेड सेम हो जाएगा, 3 रुपये पर यूनिट। लेकिन अगर एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा कम होता है, 3,75,000 यूनिट्स होता है, 3,75,000 यूनिट्स अगर एक्चुअल प्रोडक्शन होता है, अगर वी कैन डू प्रोडक्शन ऑफ ओनली 3,75,000 यूनिट्स, देन व्हाट विल बी द एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट। तो इस केस में क्या होगा, 15 लैक्स डिवाइडेड बाई 375 लैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, फोर रुपीज़ पर यूनिट हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे 4 रुपीज़ पर यूनिट यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कॉस्ट ले लेते हैं तो क्या होगा, उसको उस केस में एब्जॉर्ब हमारा कितना हो जाएगा, इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड कितना हो जाएगा, 15 लाख हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो कि एक्चुअल में हमारा इनकर हुआ ही नहीं, हमने कितना किया, 3,75,000। तो इससे हमारा क्या होगा, प्रॉफिट इन्फ्लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे। हैंस वैल्यूइंग इन्वेंट्री एट 4 रुपीज़ फॉर फिक्स्ड ओवरहेड पर्पस, it will be overvalued and losses of 3,75,000 will be included in closing inventories, leading to higher gross profit and then actually earned. Therefore, तो एडवाइजेबल यहाँ पे क्या है कि हम जो नॉर्मल जो उसका नॉर्मल जो एब्जॉर्प्शन रेट है, 3 रुपये पर यूनिट, उसी के रेट से एब्जॉर्ब करेंगे। 3,75,000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाई 3, 11,25,000 एब्जॉर्ब करेंगे। बैलेंस जो 3,75,000 रुपीज़ हो गया, ये क्या होगा, PNL में चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। अब चलिए हम थर्ड केस में देखते हैं। थर्ड केस में क्या है कि अगर हम प्रोडक्शन क्या करते हैं, 7,50,000
50,000 यूनिट का करते हैं। इफ़ वी कैन एबल टू प्रोड्यूस मोर देन व्हाट इज़ नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 5 lakhs यूनिट, इफ़ वी आर प्रोड्यूसिंग 7,50,000 यूनिट, इन दैट केस what will be the absorption cost of fixed overhead? 15 lakhs divided by 7,50,000 इज इक्वल टू 2 रुपीज़। तो 2 रुपीज़ हमारा क्या होगा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कॉस्ट होगा। चलिए हम देखते हैं। हैंस बाय वैल्यूइंग इन्वेंट्री एट 3 रुपीज़ इच फॉर फिक्स्ड ओवरहेड्स पर्पस वी विल बी एडिंग द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट टू इन्वेंट्री विच एक्चुअली हैज़ नॉट बीन इनकर्ड। ठीक है, अगर हम 3 रुपये के रेट से हम यहाँ पे कॉस्ट में ऐड कर देते हैं तो वो तो इनकर ही नहीं हुआ। इनकर हमारा कितना 2 रुपये ही हो रहा है। हम 3 रुपये इनकर कर रहे थे, 1 रुपये पर यूनिट पे हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहे हैं। तो ये भी हमारा क्या होगा, इन्वेंट्री की वैल्यू को बढ़ा देगा। और इन्वेंट्री की वैल्यू को बढ़ा देगा तो क्या होगा, पीएनएल में हमारा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड कम्स टू इतना। ठीक है, वेयर हाउस एक्चुअली फिर फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस कितना है, इतना ही है, 15 लाख है, लेकिन हमारा फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस कितना आ जाएगा, 22,50,000। 3 मल्टीप्लाइड बाई 7,50,000 यूनिट, 22,50,000 आ जाएगा। तो हम इस केस में क्या करेंगे, 7,50,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपीज़ ही करेंगे, जो कि 15 लैक्स होगा। इस 2 रुपीज़ कहाँ से आया, 15 लैक्स डिवाइडेड बाय 7,50,000 यूनिट इज इक्वल टू 2 रुपीज़ पर यूनिट, विच इज़ नन अदर देन क्या है हमारा, ये एब्जॉर्प्शन रेट है, 2 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया इन्वेंट्री। हमारे इन एनी केस में हमें क्या करना है, ओवर वैल्यूड नहीं होना चाहिए, कि हमारा प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट में क्या होना चाहिए, ओवर वैल्यूड नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए थर्ड केस में देखते हैं। अगर नॉर्मल कैपेसिटी है, नॉर्मल कैपेसिटी है 10 लाख, 5 लाख हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, 5 लाख प्रोड्यूस ही कर रहे हैं। तो बिजनेस plans for production overhead of 10 lakhs rupees per annum, the normal level of production is 1 lakh units, 1 lakh यूनिट ही है। ठीक है, नॉर्मल कितना था, 5 lakhs यूनिट। अच्छा, ये दूसरा इलस्ट्रेशन थर्ड है, नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी। अ बिजनेस प्लान्स टू प्रोड्यूस ओवरहेड्स ऑफ 10 lakhs पर एनम, प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ 10 lakhs पर एनम। तो नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 1 लाख रुपए हमारा नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, और हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है, 10 लाख रुपए पर एनम है। तो क्या होगा, ड्यू टू द सप्लाई difficulties the business was only able to produce 75,000 units in the current year. Other cost per unit is 126 rupees. Calculate the per unit cost and amount of overheads to be expended during the year. तो अदर कॉस्ट में क्या हो गया, अदर कॉस्ट हमारा 126, तो ये हो गया। प्रोडक्शन ओवरहेड क्या हो गया, 10 lakhs यूनिट डिवाइडेड बाय 1 lakhs यूनिट, इतना आ गया, बस यूनिट कॉस्ट इतना हो गया। ओवरहेड टू बी एक्सपेंडेड। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे 75 से ऐसे डिवाइड नहीं करेंगे। 75,000 वी कैन नॉट डिवाइड 10,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 75,000 यूनिट। इन दैट केस व्हाट विल बी, उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में हमारा प्रोडक्ट इन्वेंट्री क्या होगा, ओवर वैल्यूड हो जाएगा और हमारी प्रॉफिट बढ़ जाएगी। तो हमें हमें इस केस में क्या करना है, 1 लाख से ही डिवाइड करना है। ठीक है, और अब ओवरहेड टू बी एक्सपेंडेड, अब एक्सपेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना ओवरहेड ले जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमने तो 75,000 पे ही एब्जॉर्ब किया है, 25,000 यूनिट का एक्स्ट्रा हो गया, तो 25,000 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 हो जाएगा। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड 10 लाख है, टोटल एब्जॉर्प्शन कितना हो गया, 75,000 10 इतना 2,50,000। 2,50,000 ये हो गया, या तो सिंपली आप 25,000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाई 10 भी कर सकते हैं, 2,50,000 हो जाएगा। तो 2,50,000 rupees that has not been incurred in inventory is expended during the year, that is recognized in the settlement of profit and loss account। ठीक है, अब इल्यूस्ट्रेशन 4 देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर control units for air conditioning system. Each control unit requires the following: one component X। अब एबीसी लिमिटेड क्या करता है, कंट्रोल यूनिट मैन्युफैक्चर करता है एयर कंडीशन के लिए। अब इस कंट्रोल यूनिट जो है उसमें क्या क्या हमें चाहिए, एक एक्स का कंपोनेंट चाहिए, एक वाई का कंपोनेंट चाहिए। दोनों का प्राइस क्या है, एक 1,205 रुपये का है, एक 800 रुपये का है। सन्ड्री रॉ मटेरियल एट द कॉस्ट ऑफ 150 रुपये ईच हो गया, ये तो तीनों ऐड हो जाएगा। द कंपनी फैचेस द फॉलोइंग मंथली एक्सपेंसेस: फैक्ट्री कॉस्ट,
ये अब ये क्या हो गया, फिक्स्ड ओवरहेड हो गया, और एनर्जी कॉस्ट इतना इतना हो गया। पहले तो ये तीनों हो गया हमारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो गया, तो ये 1205 रुपये ऐड हो जाएगा, 800 रुपये ऐड हो जाएगा, 150 रुपये ऐड हो जाएगा, और ये फिक्स्ड ओवरहेड होगा तो ये एब्जॉर्ब करेंगे। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या हो गया, 10,000 हो गया। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी हम देखेंगे कि आगे नहीं आता है, ये कॉस्ट के इसमें कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है ये सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ईच यूनिट टेक्स 2 hours टू असेंबल, प्रोडक्शन वर्कर्स आर पेड 300 रुपीज़ पर आवर, 2 hours लेता है 300 रुपीज़ पर आवर है, तो डायरेक्ट लेबर हमारा कितना हो जाएगा, 300 मल्टीप्लाइड बाई 2, 600 रुपीज़ हो जाएगा। प्रोडक्शन ओवरहेड आर एब्जॉर्ब्ड इन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन units and hourly rate. The normal level of production per month is 1000 hours। आवरली रेट में हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन ओवरहेड ये जो है ओवरहेड जो है ये हमारा ऑब्जॉर्व होगा। 16,500 और 7,500 को ऐड कर लेंगे और 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखते हैं कंपोनेंट का एक्स ये हो गया, वाई ये हो गया, सन्ड्री रॉ मटेरियल ये हो गया, तीनों ऐड हो गया। लेबर क्या हो गया, 300 रुपये मल्टीप्लाइड बाई 2, 600 हो गया। प्रोडक्शन ओवरहेड क्या हो गया, 16,500 रुपीज़ प्लस 7,000 इतना डिवाइडेड बाई 100,000 आवर्स मल्टीप्लाइड बाई 2 घंटा लग रहा था ना हमारा, कितना लेबर में 2 hours लग रहे थे हमारे, 2 hours मल्टीप्लाइड बाई 300 था, 2 hours लग रहा है, 2 hours मल्टीप्लाई 48 इतना आ गया कॉस्ट। नोट द सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आर नॉट पेड पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। अब यहाँ पे हम देखेंगे अदर कॉस्ट में कि सेलिंग कॉस्ट जो होता है हमारा इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनता है। सेलिंग कॉस्ट डोंट फॉर्म पार्ट ऑफ द इन्वेंट्रीज एज पर इंडियन AS2। क्या समझे, समझ गए ना। चलिए देखते हैं। अदर कॉस्ट आर इंटेंडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। Other costs are included in the cost of inventories only to the extent that they are incurred in bringing the inventories to the present location and condition। अदर कॉस्ट हम कितना इंक्लूड करेंगे, टू द एक्सटेंट उतना ही करेंगे जो कि हमारे इन्वेंट्री को हेल्प करता है प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने के लिए। तो कॉस्ट टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्रीज, फॉलोइंग कॉस्ट क्या होगा, एक्सक्लूड कर देंगे। एब नॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्ट हो गया, मटेरियल हो गया, लेबर और अदर प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया। अगर कोई एबनॉर्मल वेस्टेज हो गया मटेरियल का, एबनॉर्मल लॉस हो गया लेबर का, अदर प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया जो कि एबनॉर्मल इन नेचर है, एबनॉर्मल इन नेचर है तो वो क्या होगा, PNL में जाएगा हमारा, PNL ऑपरेटिंग लॉसेस PNL में जाएगा वो, ना कि हमारे इसमें कॉस्ट में नॉर्मल लॉसेस तो ऐड होगा इन्वेंट्री के कॉस्ट में, लेकिन एबनॉर्मल लॉस ऐड नहीं होगा, ठीक है। स्टोरेज कॉस्ट भी नहीं होगा ऐड, अनलेस दोज कॉस्ट आर नेसेसरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस बिफोर और प्रोडक्शन स्टेज। प्रोडक्शन होने के पहले अगर स्टोरेज करना इम्पोर्टेंट है तो हम उस कॉस्ट को ऐड करेंगे। चलिए यहाँ पे याद करते हैं हम वाइन के केस में क्या होता है कि हमें उसे बहुत दिनों के लिए अब्जॉर्ब अच्छे से स्टोर करके रखना पड़ता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जितना ज़्यादा हम स्टोरेज करेंगे वाइन को, जितना ज़्यादा जितना पुराना कहते हैं ना, जितना पुराना होगा उतना ही ज़्यादा नशा चढ़ेगा। तो जितना पुराना वाइन होगा उतना ही नशा चढ़ेगा, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, और उतना ही अच्छे से पैकिंग करनी पड़ेगी उसकी। तो पैकिंग हमें क्या करना पड़ेगा, वाइन का करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा, बिफोर प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन तो अभी हुआ नहीं है, क्योंकि स्टोर करेंगे तभी तो वो सेलेबल कंडीशन में आएगा, तभी तो उसे सेल करेंगे। जब तक स्टोर ही नहीं करेंगे उसे लंबे समय तक तो वो सेल के लायक ही नहीं होगा, ठीक है। पूरी तरीके से सेल के लायक नहीं होगा, बहुत कम दाम मिलेगा उसका। तो सेल के लायक बनाने के लिए उसे स्टोर करना पड़ेगा। उस केस में जो स्टोरेज कॉस्ट होगा वो इसमें ऐड होगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दैट डोंट कंट्रीब्यूट टू ब्रिंगिंग इन्वेंट्रीज टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, अकाउंटिंग का है, कोई ऑफिस का खर्चा है, तो वो सब क्या होगा, इन्वेंट्री के कॉस्ट में नहीं आएगा। अगर फैक्ट्री में कुछ हो रहा है तो वो ऐड होगा। सेलिंग कॉस्ट भी नहीं आएगा, देख लिया यहाँ आपने। द एक्सटेंट टू विच बोरोइंग कॉस्ट इज इंक्लूडेड, बोरोइंग कॉस्ट ऐड होगा, लेकिन कब ऐड होगा, जितना कि हमें इंडियन AS 23 अलाउ करेगा। तो चलिए हम ये सब देखेंगे इंडियन AS 23 में। अभी तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे। अब फिफ्थ देखते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या आएगा। अ डीलर हैज़ परचेजेज, कन्वर्जन कॉस्ट का चलिए हम इलस्ट्रेशन देखते हैं कि डीलर हैज़ परचेजेज 1000 कार कॉस्टिंग 2,80,000 रुपीज़ ईच ऑन डेफर्ड पेमेंट बेसिस एज 25,000 रुपीज़ पर मंथ पर कार टू बी पेड इन 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। बेहद ही इंपॉर्टेंट है भाई लोग,
ध्यान से देखना, इसे ध्यान से सुनना। एट द ईयर एंड 31 मार्च 2001 20 कार्स वर इन स्टॉक, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फाइनेंस कॉस्ट एंड इन्वेंट्री कॉस्ट। देखिए अब यहाँ पे क्या है, एक डीलर है, ठीक है, एक डीलर है जो कि 1000 कार परचेज़ किया है उसने, जिसका कॉस्ट था 2,80,000। लेकिन वो परचेज़ कैसे करता है, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करता है उस परचेजेस का। 25,000 रुपये पर इंस्टॉलमेंट पे करता है, 12 इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा एक कार के लिए। 2,80,000 का है ना, तो 12 इंस्टॉलमेंट एक कार के लिए पे करना पड़ता है। तो ये क्या हो गया, डेफर्ड पेमेंट केस हो गया। तो अब उसके पास 31 मार्च 2001 को क्या है, 20 कार बचे हुए हैं इन्वेंट्री में। 1000 कार परचेज़ किया था जिसमें से 20 कार बचे हुए हैं इन्वेंट्री में। अब हमें बताना है कि फाइनेंस कॉस्ट क्या हो गया, इन्वेंट्री का कैरिंग अमाउंट क्या है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने का हमने बेचा माल, कितने का माल हमने बेचा, फाइनेंस कॉस्ट क्या हो गया, और कैरिंग अमाउंट क्या हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डिफ़र्ड पेमेंट क्या होता है। देखिए, अगर मान लीजिए कि हम आज एक लैपटॉप खरीदते हैं, ठीक है, आज एक लैपटॉप खरीदते हैं जिसकी प्राइस है आज 50,000 रुपये। लैपटॉप का प्राइस है आज आज अगर हम परचेज करने जाते हैं तो कैश में हमें कितना पे करना पड़ेगा, 50,000 रुपये। लेकिन हमें तो 50,000 रुपये है ही नहीं हमारे पास। तो हम क्या बोलते हैं कि हमें ये 10 इंस्टॉलमेंट इसका बना दो, 5-5 हज़ार रुपये का। तो वो क्या, शॉपकीपर बोलता है क्यों भाई, अभी तो हम कैश में लेंगे तो 50,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। आप हम 10 इंस्टॉलमेंट में देंगे तो 10 महीने में आप पे करेंगे 5-5 हज़ार, तो मैं 50,000 ही क्यों लूँगा। तो आपको 60,000 पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो 60,000 पे करना पड़ेगा। तो उस केस में कितना हो जाएगा, 6,000 का इंस्टॉलमेंट बन जाएगा पर इंस्टॉलमेंट। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो 60,000 हो गया, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया ना, जो डिफरेंस का अमाउंट हो गया 50,000। और अगर कैश में हम परचेज़ करते हैं तो 50,000 में मिलता, और कैश में अगर नहीं परचेज़ कर रहे हैं, डिफर्ड पेमेंट दे रहे हैं, तो हमें 60,000 पे करना पड़ रहा है। तो 60,000 माइनस 50,000 क्या हो गया, ये तो एज अ इंटरेस्ट ही हो गया ना, मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ये कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा ये इंटरेस्ट, क्योंकि ये ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग वाला इंटरेस्ट है ना ये, जब हमने ख़रीदा उसके बाद वाला इंटरेस्ट है। तो ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। तो प्रॉफिट पीएनएल में चला जाएगा, पीएनएल में चला जाएगा। तो अम, इसका कॉस्ट क्या हो गया हमारे लिए, इन्वेंट्री का कॉस्ट क्या हो गया, 50,000 हो गया। और अज्यूम करिए कि यहाँ पे हमें 50,000 नहीं दिया हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, हमें 60,000 पता है, तो 60,000 को हमें डिस्काउंट करना पड़ेगा, 10 महीने के लिए। और अभी प्रेजेंट की वैल्यू पे लाना पड़ेगा, उस केस में आपको डिस्काउंटिंग रेट दिया होगा, ठीक है। तो उसे कब प्रेजेंट वैल्यू में निकालना पड़ेगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, डिफर्ड पेमेंट प्राइस क्या हो गया, 25,000 रुपये हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 12 हो गया, 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हो गया ना। तो 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट, एक कार का कितना हो गया, 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 3 लाख हो गया एक कार का प्राइस। लेकिन हम अगर कैश में परचेज कर रहे हैं तो कितना में, 2,80,000 में मिल रहा है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कितना हो गया, 20,000। सेम एग्जाम्पल है ना कि 60,000 में परचेज कर रहे थे और कैश में कर रहे थे तो 50,000 में, तो 10,000 इंटरेस्ट पेमेंट था। सेम वही है कि डेफर्ड पेमेंट में कर रहे हैं 3 लाख, कैश में कर रहे हैं 280, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना हो गया, 20,000। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या हो गया, 20 कार हमारे इन्वेंट्री में है भी, तो 20 कार है तो 20 कार मल्टीप्लाइड बाय कैश प्राइस, कैश पे हम जितना कैश वाला प्राइस है उस पे वैल्यू करेंगे, ना कि 3 लाख पे वैल्यू करेंगे, क्योंकि 3 लाख में इंटरेस्ट का अमाउंट भी है। तो 20 कार मल्टीप्लाइड बाय 2,80,000 तो 56 लाख हो गया कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। फाइनेंस कॉस्ट कितना हो गया, फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे हमारा 20,000 आ रहा है एक कार पे। तो 1,000 कार का यहाँ पे तो फाइनेंस कॉस्ट है, तो 1 लाख कार पे होगा ना। फाइनेंस कॉस्ट विल बी एप्लीकेबल ऑन 1 lakhs car, not 20 car, not only inventories. Finance cost has to be paid on the whole whole units of car which is purchased by A limited. तो 1,000 rupees, thousands car have been purchased, then what will be the finance cost, 1,000 car multiplied by 20,000 rupees is equal to 200 lakhs rupees. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 980 कार। What is the value, what is the number of units sold, 980 कार्स। क्योंकि 1,000 हम 1,000 यूनिट्स हमने क्या किया था, परचेज़ किया था, उसमें 20 यूनिट्स हमारे इन्वेंट्रीज में ही है, तो सेल कितना हुआ होगा, एक 980 ही हुआ होगा ना, 980 कार्स सेल हुआ होगा। और सेल किस अमाउंट पे हुआ होगा, 2,80,000 पे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, तो कॉस्ट हम कितना ले रहे हैं इन्वेंट्री का,
कैश अमाउंट ले रहे हैं 2,80,000, तो 2,80,980 कार्स मल्टीप्लाइड बाय 2,80,000, तो क्या हो गया, इतना हो गया 27 crores 44 lakhs। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज और एनआरवी ऑफ इन्वेंट्रीज, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज और एनआरवी ऑफ इन्वेंट्रीज। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन्वेंट्री को हम मेज़र कैसे करेंगे, कॉस्ट और एनआरवी पे। कॉस्ट और एनआरवी पे कब मेज़र करेंगे कि अगर फिक्स्ड गुड्स है और WIP है तो उस केस में हम क्या करेंगे, कॉस्ट और एनआरवी पे। लेकिन अगर वो क्या है, अगर वो रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल को हम कैसे मेज़र करेंगे, अगर फिक्स्ड कॉस्ट हम सेल कर सकते हैं कॉस्ट पे और या कॉस्ट से ज़्यादा पे, तो रॉ मटेरियल को हम किस पे वैल्यू करेंगे, रॉ मटेरियल को उस केस में हम वैल्यू करेंगे कॉस्ट पे। रॉ मटेरियल को उस केस में किस पे, अगर फिक्स्ड फिनिश्ड गुड्स को हम सेल करते हैं इक्वल टू कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स और मोर देन कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, को रॉ मटेरियल को हम उस पर किस पे वैल्यू कर सकते हैं, कॉस्ट पे वैल्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फिनिश्ड गुड्स को सेल करते हैं किस पे, लेस देन कॉस्ट पे, तो रॉ मटेरियल को हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हो गया और एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री हो गया। इन्वेंट्री आर टू बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री और एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में क्या क्या आता है, कॉस्ट ऑफ परचेजेज आ गया, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आ गया, अदर कॉस्ट आ गया। हमने पहले भी पढ़ा था ना, परचेज कॉस्ट होगा, कन्वर्जन कॉस्ट, अदर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या हो गया, परचेज प्राइस आ गया, पहले भी पढ़ा ये सब। इम्पोर्ट ड्यूटी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, हैंडलिंग कॉस्ट हो गया, और फिर ट्रेड डिस्काउंट हो गया, रिबेट एंड अदर सिमिलर डिडक्शन। लेकिन इसमें कैश डिस्काउंट नहीं आएगा। और कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या आता है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स में क्या होगा, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड हो सकता है और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, इफ वेरी डायरेक्टली और नियरली डायरेक्टली विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। अब फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड क्या है, इट रिमेन्स रिलेटिवली कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ये हमने पहले भी दिया था ना इलिस्ट्रेशन के थ्रू, हमने एग्जांपल के थ्रू 5 लाख वाला जो यूनिट्स था उसके थ्रू समझा था। तो यही वहाँ पे दिया है कि अगर एक्चुअल प्रोडक्शन क्या होगा, नॉर्मल कैपेसिटी के बराबर है, तो देन एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड इक्वल टू एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, जो कि 5 लाख यूनिट है। अगर हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन और नॉर्मल कैपेसिटी भी 5 लाख है और प्रोडक्शन भी हम 5 लाख यूनिट का कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो कि फिक्स्ड ऑब्जर्व फिक्स्ड ओवरहेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। और अगर इफ़ एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है, लेस देन है नॉर्मल कैपेसिटी के, तो उसमें हम कैसे कर सकते हैं, ये मैंने पहले भी एग्जांपल में बताया था ना कि देन अलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड इक्वल टू अलोकेटेड फिक्स्ड अलोकेट एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड बेस्ड ऑन द नॉर्मल कैपेसिटी। ऐसे ही हमने किया था ना कि 5 लाख यूनिट है लेकिन हमने 3,75,000 यूनिट का ही प्रोडक्शन किया, तो हमें ऑब्जॉर्व कैसे करेंगे, 3 लाख प्रोडक्शन, 3 लाख यूनिट्स ऑब्जर्व कैसे करेंगे, 3,75,000 यूनिट्स पे हम नॉर्मल जो रेट है, 5 लाख यूनिट का हमारा नॉर्मल कैपेसिटी है, मान लो कि ये 10 लाख का फिक्स्ड ओवरहेड है, तो 2 रुपये पर यूनिट आ रहा है, तो 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हम ऑब्जर्व करेंगे, ना कि उस 3,75,000 यूनिट्स को 10 लाख को 3,75,000 यूनिट्स से डिवाइड करके ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है ना, बल्कि हम कैसे करेंगे, 3,75,000 10 लाख को 5 लाख यूनिट से डिवाइड करेंगे, रेट क्या आएगा 2, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3,75,000 यूनिट से। सेम है, पहले मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल बता रखा है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप एक बार एग्जांपल देखिए, मैंने जो बताया एक्सप्लेन किया है, आराम से ये समझ में आएगा। और अब क्या बच गया, अदर कॉस्ट बच गया। अदर कॉस्ट में क्या आ सकता है, कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्रीज टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। ये क्या बताया मैंने कि बस यही आएगा जो कि हेल्प करता है। अदर कॉस्ट में क्या आएगा, अदर कॉस्ट में सिर्फ आएगा जो कि इन्वेंट्री को हेल्प करता है प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने के लिए। और बोरोइंग कॉस्ट रेफर एज AS 23, तो ये हम लोग AS 23 में देखेंगे, बोरोइंग कॉस्ट भी आएगा अदर कॉस्ट में।
और देखिए और क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री तो देख लिया हमने क्या क्या हो गया। अब एनआरवी क्या होता है, एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था ना आपको। एनआरवी क्या होता है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस हो गया इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जितने में हम सेल कर सकते हैं, लेस क्या हो जाएगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। ठीक है, तो एनआरवी ये हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि कुछ मुझे सेल करना है मार्केट में, लेकिन हमें कस्टमर से डिमांड आता है कि ये थोड़ा सा मॉडिफाई करिए तभी हम परचेज़ करेंगे। तो वो क्या होगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, वो हमें करना ही पड़ेगा तभी वो सेल हो सकता है। और एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल, और भी अगर कोई कॉस्ट है सेम तरीके का, सेम नेचर का और भी कोई अगर कॉस्ट है तो वो भी हमें लेस करना पड़ेगा। ये वाला एक इल्यूस्ट्रेशन देख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में क्या क्या आएगा, ठीक है। Venus trading company purchases cars from several countries and sells them to Asian countries during the current year. This company has incurred following expenses. Trade discount on purchases. Trade discount हमने क्या बताया था, हमेशा लेस करेंगे परचेज प्राइस में, तो ये आ जाएगा। ये हम क्या देख रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या आएगा, तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे परचेज प्राइस में, ये आ जाएगा। हैंडलिंग कॉस्ट रिलेटिंग टू इम्पोर्ट्स, हैंडलिंग कॉस्ट ये भी आ जाएगा, ठीक है। सैलरीज टू अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ये नहीं आएगा क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट है। सेल्स कमीशन पेड टू सेल्स एजेंट, ये सेलिंग कॉस्ट है, ये भी नहीं आएगा। आफ्टर सेल्स वारंटी कॉस्ट, ये भी सेलिंग की उससे रिलेटेड कॉस्ट है, ये भी नहीं आएगा। इम्पोर्ट ड्यूटी ये आ जाएगा अगर हमें उसका उसका रिबेट नहीं मिल रहा, मतलब कि उसका रिफंड नहीं मिल रहा है, तो ये भी आ जाएगा। इम्पोर्ट ड्यूटीज़, कॉस्ट ऑफ परचेज बेस्ड ऑन द सप्लायर्स इनवॉइस, ये भी आ जाएगा। फ्रेट एक्सपेंसेस ये भी आ जाएगा। इंश्योरेंस ऑफ परचेजेज ये भी आ जाएगा। ब्रोकरेज कमीशन पेड टू इंडेंटिंग एजेंट ये भी आ जाएगा। इंडेंटिंग एजेंट क्या हो जाएगा, जैसे कि हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन कंट्री से, मान लो हम अमेरिका से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमने किसी एजेंट का हेल्प लिया। वी कैन टेक कंसल्टेंसी फ्रॉम एनी एजेंट, किसी एजेंट से हम कंसल्टेंसी सर्विसेज ले सकते हैं कि हमें ये चीज़ परचेज़ करना है, आप हमें परचेज़ करवा दो, इंपोर्ट करवा दो। तो ये हो गया इंटेंडिंग एजेंट, जो हमें उसे पे करना पड़ता है ना, तो वो ब्रोकरेज कॉस्ट कमीशन हो गया, तो वो भी हमारे परचेज़ करने में हेल्प कर रहा है, प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में इन्वेंट्री को लाने में हेल्प कर रहा है, तो ये भी होगा, ये भी आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, आइटम नंबर 1 2 6 7 8 9 10 आर अलाउड बाय AS इंडियन AS 2, ठीक है। तो ये हो गया। सेवन्थ भी देखें क्या, चलो सेवन्थ भी देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे कल की क्लासेस में आगे का करेंगे। Seventh, as per Indian AS2, selling costs are excluded from the cost of inventories and are required to be recognized as an expense in the period in which these are incurred. Whether the distribution cost would now be included in the cost of inventories under AS2. सेलिंग कॉस्ट हम क्या करते हैं, हमने देखा था ना कि अदर कॉस्ट में से सेलिंग कॉस्ट को एक्सक्लूड कर देते हैं। सेलिंग कॉस्ट हम इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट क्या होगा कि जो कि हमें सेल करने के लिए किसी भी कस्टमर को ज़रूरी है वो करना ही पड़ेगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या होगा कि सेल करने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस जगह पे लाने के लिए, सेल करने के लिए मुझे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वहाँ पे देना ही पड़ेगा। तो वो भी एक तरीके से क्या हो गया, सेल्स का ही एक फॉर्म हो गया। देखिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आर जनरली यूज्ड एज सिंगल टर्म्स बिकॉज बोथ आर रिलेटेड, एज सेलिंग कॉस्ट आर इनकर्ड टू इफेक्ट द सेल्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आर इनकर्ड बाय द सेलर टू कंप्लीट द सेल। कंप्लीट करने के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा सेल ट्रांजेक्शन बाय मेकिंग द गुड्स अवेलेबल टू द बायर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेल टू द पॉइंट एट विच द बायर टेक पोजीशन। सिंस दिस कॉस्ट आर नॉट रिलेटेड टू bringing the goods to their present location and condition, the same are not included in the cost of inventories. Accordingly, though through the word distribution cost is not specifically mentioned in the AS2, स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है AS2 में, लेकिन इसमें हम क्या कर देख सकते हैं ना कि यहाँ पे क्या है कि हमें इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन में लाने के लिए ये हेल्प नहीं कर रहा है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। दिस कॉस्ट वुड कंटिन्यू टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। तो हमने आज देखा इन्वेंट्रीज का, इन्वेंट्रीज को मतलब कैसे अकाउंटिंग करेंगे इंडियन एएस के हिसाब से, इंडियन AS2 के हिसाब से। तो इसके आगे का भी और जो पार्ट है और इलिस्ट्रेशन है वो हम लोग कल की क्लास में करेंगे।
तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, फिर से मैं बताता हूँ कि सिर्फ स्टडी मैट से करेंगे। सबसे पहले क्या है, इंस्टीट्यूट सबसे पहले स्टडी मैट का ही क्वेश्चन उठाता है और पूछता है, तो हम लोग स्टडी मैट से ही पढ़ेंगे, सेम लैंग्वेज सेम सब कुछ में पढ़ेंगे। तो आपको इससे क्या होगा कि एकदम हैबिचुअल हो जाएंगे स्टडी मटेरियल के, और आपको एकदम कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने स्टडी मटेरियल अच्छे से किया हुआ है। अब मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया ना कि आप इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन कहीं से उठा लो, आप आराम से उसे कर सकते हैं। क्योंकि इतना एक्सप्लेनेशन होने के बाद कोई किसी भी क्लास में आप जाइए, इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको कुछ भी देगा वो सब फालतू की चीज़ें हैं, बस आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। बस इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। सी ए फाइनल में हैं आप, इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। आप ट्राई करके देख लीजिए, कोई क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा। और कुछ एक्सप्लेनेशन भी बाकी है, अभी सारे मत ट्राई कर लेना, वो मैं कल की क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वो सारे क्वेश्चन फिर आपसे होने लगेंगे। अभी यहाँ तक जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है, यहाँ तक आप कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर लो, आपसे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। ठीक है ना? तो इसी तरीके से और भी मतलब क्लासेस से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।